तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक थाई सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। इसके अंदर एक हॉन्टेड जेल और एक हॉन्टेड जेल की कैदी की स्पिरिट दिखाई गई है जो कि काफी खतरनाक है। किंग काओ इस मूवी का नाम है और किंग काओ रियल में एग्जिस्ट करती थी जो कि सेकंड फीमेल इनमेट यानी कि जेल की कैदी थी थाईलैंड की, जिसको एग्जीक्यूट करा गया था गोली मारकर। तो ये रियल लाइफ लेजेंड से इंस्पायर्ड होकर फिल्म बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। और रिसेंटली मैंने काफे 2 को एक्सप्लेन कर दिया है जिसके अंदर सोल गेट दिखाया गया है। इनकी सबने मिस कर दिया, जाकर देख लो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ एक रिसेंटली रिलीज करी गई इंडियन हॉरर मूवी एक्सप्लेन करी गई है जिसका नाम है तवाई। इसके अंदर कली डीमन और अलक्ष्मी को दिखाया गया है। इनके केस आपने उसे मिस कर दिया है, जाकर देख लेना। कमेंट सेक्शन जरूर चेक करना और हाई बटन पर भी क्लिक कर देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि ट्रेन में एक पैकेट के साथ कहीं जा रही थी और अचानक वो भागने लगती है। फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसे कोई कहीं लेकर जा रहा था और वो काऊ का नाम लिए जा रहा था और उसको रुकने के लिए बोल रहा था। फिर हमको बताया जाता है कि एक बच्चे की लाश मिली है जिसको किसी ने किडनैप किया था और बाद में उसको मारकर दफन कर दिया गया। उस बच्चे के किडनैपर और खूनी को पकड़ लिया गया था और उसको गोली मारकर डेथ पेनल्टी दी जाती है। खैर अब हम उस क्रिमिनल के खत्म होने से 3 महीने पहले आते हैं और रेडियो में बताया जा रहा था कि जिसने उस बच्चे को किडनैप किया था वो उस बच्चे की नैनी किंग काऊ थी। और फिर हम उस बच्चे के अंकल हेम को देखते हैं जो कि वहाँ पर काऊ से मिलने आया हुआ था। काऊ के रिएक्शन से ऐसा लग रहा होता है कि जैसे काऊ हेम को काफी अच्छे से जानती थी और काऊ का ये कहना था कि उसने हेम के नेफ्यू वानचाई को खत्म नहीं किया। और फिर हम काऊ की एग्जीक्यूशन से 5 महीने पहले आते हैं और हमको पता चलता है कि काऊ हेम की बहन वान की शॉप में काम करती थी और वान काऊ को हमेशा डांटती रहती और उसे बहुत ही टॉर्चर करा करती थी। काऊ को बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स भी थी लाइक डिप्रेशन, मेंटल इंस्टेबिलिटी एंड एंग्जाइटी। और वो वान से बार बार वान के भाई हेम के बारे में पूछ रही होती है तो वान उसको बताती है कि हेम अपनी बीवी के साथ है। खैर अब काऊ को अपने घर और अपनी माँ की बहुत याद आ रही होती है और इसलिए वो काफी उदास थी और उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा होता, जिस वजह से वान काऊ को काम से ही निकाल देती है। फिर वहाँ शॉप पर पिन नाम का एक लड़का आता है जो कि वान की शॉप पर काम करता है और उसकी नजर वान के पैसों पर थी। खैर अब पिन जो होता है वो काऊ को रोता हुआ देखता है और वो उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो काऊ उसको कहती है कि उसे वान ने काम से निकाल दिया है और अब वो अपने घर अपनी माँ के पास जाना चाहती है। तो पिन कहता है कि वो काऊ को उसके घर तक छोड़ देगा लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ पैसे चाहिए होंगे। तो पिन काऊ को अपनी बातों में फंसा लेता है और वो काऊ की हेल्प से वानचाई को उसके स्कूल से पिक करवाता है और इन सब में पिन के साथ उसका दोस्त सर्म भी शामिल था। खैर अब जब वान को ये पता चलता है कि काऊ वानचाई को स्कूल से ले गई है तो वान समझ जाती है कि काऊ ने वानचाई को उठा लिया है, किडनैप कर लिया है। फिर इसके बाद पिन काऊ को बोलकर वान को कॉल करके पैसे मांगने के लिए कहता है और वान काऊ को पैसे देने के लिए मान जाती है। खैर अब यहाँ पर काऊ को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि पिन और सर्म ने उसको जो कुछ भी करने के लिए बोला था उसका सारा दोष अकेले काऊ पर ही आने वाला था। खैर काऊ के सब बताने पर भी हेम उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और पुलिस आकर काऊ को वहां से ले जाती है और वो बस यही बोले जा रही थी कि वो इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। खैर फिर हम पास्ट में जाते हैं और हम देखते हैं कि मूवी की स्टार्टिंग में ट्रेन में जो लेडी थी वो वान ही थी और उसको इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि ट्रेन में बैठ जाना और रास्ते में उसको एक सफेद फ्लैग दिखाई देगा और वो पैसे उसे वहीं पर फेंकने होंगे। मूवी की स्टार्टिंग में वान ट्रेन में इसलिए भाग रही थी क्योंकि वान ने गलती से एक स्केयरक्रो पर लगे हुए सफेद कपड़े को फ्लैग समझ लिया था और उसने पैसे वहां फेंक दिए, जबकि उसको पैसे थोड़ी आगे फेंकने थे जहां पर वो फ्लैग था और वहीं पर पिन और सर्म भी खड़े हुए थे। अब क्योंकि ट्रेन गुजर गई थी और उन दोनों को पैसे नहीं मिले तो वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उधर हम काऊ को देखते हैं जो कि पास में ही एक गाड़ी में वानचाई के साथ थी और वो वानचाई का ध्यान रख रही होती है कि तभी वहां पर पिन और सर्म आते हैं और वानचाई को उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। अब काऊ उन्हें कहती है कि वानचाई उसका नेफ्यू है और वो पिन और सर्म को रोकने की कोशिश करती है तो वो दोनों काऊ को ही बेहोश कर देते हैं। फिर जब काऊ को होश आता है तो वो एक वेपन लेकर पिन और सर्म के पीछे जाती है और वानचाई यहाँ पर चिल्ला रहा था कि काऊ मेरी हेल्प करो, यानी कि शुरुआत में वो बच्चा वही था यानी कि वानचाई, और वो पिन और सर्म को रुकने के लिए बोल रहा था। अब काऊ वानचाई की आवाज का पीछा कर रही थी कि तभी अचानक वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि भागते भागते वो गिर गई थी और उसका सर एक पत्थर से टकरा गया था। फिर वो देखती है कि पिन और सर्म ने वानचाई को खत्म करके दफना दिया था और काऊ के पास एक चाकू पड़ा हुआ था। अब काऊ वानचाई की लाश
लाश को खोद कर निकालती है और वो जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी और उसको धोखा दिया गया। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है क्योंकि वान ने पुलिस को वो लोकेशन बता दी थी जहाँ पर उसने पैसे फेंके थे। अब ट्रैक्स के आसपास के एरिया को सर्च करते हुए पुलिस काओ तक पहुंच जाती है और क्योंकि सारे एविडेंस काओ के खिलाफ थे तो पुलिस काओ को पकड़कर जेल में डाल देती है, यानी कि ये सब हुआ था। अब क्योंकि हैम को या फिर किसी और को काओ की बातों पर यकीन नहीं था तो जज जो होता है वो काओ को वान चाई की किडनैपिंग और उसके खून के लिए उसको डेथ पेनल्टी देता है और काओ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अगर हैम चाहता तो वो काओ को बचा सकता था और एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा सकता था क्योंकि वो खुद एक बहुत ही अच्छा लॉयर था। और जब वो काओ से मिलने आया था तब उसने काओ की बात तक नहीं सुनी और आज उसी की वजह से काओ को डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट मिली थी। खैर हमको क्लियर करने के लिए दिखाया जाता है कि वान चाई को पिन और सर्म ने मारकर दफनाया था और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन दोनों ने काओ को बेहोश करके उसके साथ गलत काम करा था और उसे वान चाई की किडनैपिंग और खून के लिए फ्रेम भी कर दिया और सर्म ने काओ के कुछ बाल काटकर अपने पास रख लिए थे सो दैट काओ की डेथ पेनल्टी मिलने के बाद वो काओ की स्पिरिट को ट्रैप कर सके, यानी कि यहाँ पर बहुत ही गलत चीज हो रही थी। खैर अब पूरे 5 महीने बीत जाते हैं और काओ को एक स्पेशल जेल में रखा जाता है जहाँ पर उन्हीं क्रिमिनल्स को रखा जाता था जहाँ पर उन लोगों को खत्म करा जाने वाला हो। और एक दिन अचानक से वार्डन आकर काओ को नए कपड़े पहनने को कहता है। काओ को लगता है कि हैम ने शायद उसको फ्री करवा दिया है और वो काफी खुश हो जाती है, लेकिन वार्डन उसको अपने साथ लेकर जाता है और काओ को पता चलता है कि उसे आज गोली मारकर खत्म करा जाएगा और काओ की सारी खुशी अचानक गायब हो जाती है और अब उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। अब काओ के इस केस के बारे में और उसको गोली मारकर खत्म करा जाएगा इसके बारे में रेडियो पर बताया जा रहा होता है और इस खबर को सुनकर हैम जो होता है वो दुखी हो जाता है। फिर इसके बाद हम काओ को देखते हैं जो कि अपनी आखिरी मील खाती है और उसकी आखिरी मील जो डिशेस थी वो सारी की सारी डिशेस हैम की ही फेवरेट थी। अब इसके बाद हम वहाँ के एग्जीक्यूशनर फैंथम को देखते हैं और फिर जल्दी ही काओ को खत्म कर दिया जाता है और काओ अभी भी जिंदा थी तो उसे दोबारा से गोली मारी जाती है और इस बार काओ फाइनली खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी मौत एक अनयूजुअल सोलर एक्लिप्स के दौरान हुई थी और इसे थाई कल्चर में अपशगुन माना जाता है और इसी वजह से काओ की स्पिरिट बहुत ही ज्यादा वेंजफुल बन जाती है और वो उस जेल के हर एक कैदी को पदस कर लेती है और फिर वो वहाँ के वार्डन और फैंथम पर हमला कर देती है और वो बस एक ही बात बोले जा रही थी कि वो बेकसूर है, वो इनोसेंट है। अब तभी काओ की स्पिरिट फैंथम को हर्ट कर देती है, लेकिन फैंथम किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल जाता है और वो समझ गया था कि जो स्पिरिट उनको हॉन्ट कर रही है वो काओ की ही थी। अब काओ फैंथम को इसलिए खत्म करना चाहती थी क्योंकि फैंथम ने ही काओ को गोली मारकर उसकी जान ली। काओ की स्पिरिट अब फैंथम को हॉन्ट करने लगती है, लेकिन वो उन बुलेट्स को उस पोल में से निकाल देता है जो कि उसने काओ को मारने में इस्तेमाल करी थी। फैंथम तभी एक मंत्र चैंट करने लगता है जिसकी मदद से वो उन बुलेट्स को एक प्रोटेक्टिव चार्म में चेंज कर देता है। अब क्योंकि काओ फैंथम को मार नहीं पा रही थी तो वो बाकियों से अपना बदला लेने के लिए उस जेल की वॉल को क्रॉस करके बाहर आ जाती है और यहाँ पर एक जंप स्केयर भी आता है जिसमें काओ की स्पिरिट अचानक से कैमरा के सामने आ गई थी। खैर अब इसके बाद हम हैम की बीवी मी को देखते हैं और उसे घर के बाहर से किसी की आवाज आ रही थी जो कि काओ की थी और वो वहाँ पर हैम से बदला लेने आई थी, लेकिन जब काओ मी को वहाँ पर देखती है तो वो विंडोज बंद कर देती है जिसकी वजह से मी काफी डर गई थी। उसकी आवाज सुनकर हैम वहां पर आता है और मी उसको बताती है कि घर के बाहर एक लड़की हैम से मिलने आई थी और जब हैम बाहर देखता है तो बाहर काओ हैम से मिलने आई हुई थी और काओ को बाहर खड़ा देख हैम को लगता है कि शायद से वो जेल से भागकर वहां पर आ गई और इसलिए हैम ड्रॉर से जाकर अपनी गन निकालने लगता है और अचानक वो रुक जाता है और तभी वहां पर मी के घर से फोन आता है और मी को पता लगता है कि कल रात ही मी के पिता का एक्सीडेंट हो गया था और मी के पिता की मृत्यु हो गई है। अब जब मी अपने पति हैम को ये बात बताती है तो मी ये देखती है कि उसका पति हैम काफी अजीब सा बर्ताव कर रहा था और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि काओ की स्पिरिट ने उसको पदस कर लिया था। अब तभी अचानक से हैम वापस नॉर्मल हो जाता है और वो मी के साथ मी के घर जाने लगता है। उधर हम पिन और सर्म को देखते हैं जो कि उसी जगह बैठे हुए थे जहाँ पर उन्होंने वान चाई को दफन किया था और सर्म काओ की स्पिरिट को ट्रैप करने के लिए एक रिचुअल कर रहा होता है। हो सकता है कि शायद उसको पता था कि उसकी स्पिरिट वेंजफुल बन जाएगी, लेकिन काओ की स्पिरिट रिचुअल कंप्लीट होने से पहले ही वहाँ पर आ जाती है और वो सर्म के स्कैल्प को उखाड़ देती है और वो सर्म को बहुत ही बुरी तरह से मारती है। खैर अगली सुबह फिर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स और सर्म के पिता सोम आते हैं और सोम असल में काले जादू और व्हाइट मैजिक दोनों के प्रैक्टिशनर थे। वो अपने बेटे की कटी फटी लाश देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और वो जानना चाहते थे कि उसके बेटे को किसने खत्म किया। तो वो एक मंत्र चैंट करते हैं और तभी अचानक से उसके बेटे की स्पिरिट कुछ पल के लिए उसकी लाश में वापस आ जाती है और सर्म सोम को बताता है कि काओ की स्पिरिट ने उसको खत्म किया है। अब इसके बाद हम पिन को देखते हैं जिसे काओ ने पदस कर लिया था और उसे काओ की पोजीशन से बाहर निकालने के
लिए वहाँ पर एक शेमन और उसके कुछ साथी आ गए थे और वहाँ पर एक मिरर पर काओ ने फिर से वही लिखा हुआ था, आई एम इनोसेंट, यानी कि मैं निर्दोष हूँ। और फिर वो शेमन पिन की बॉडी से काओ की स्पिरिट को निकालने की कोशिश करने लगते हैं और हम मिरर के अंदर काओ की स्पिरिट को देखते हैं। और क्योंकि काओ की स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, वेंजफुल थी, तो वो शेमन अपना पूरा जोर लगाता है और किसी तरह से पिन को काओ के पोजीशन से बाहर निकाल देता है। खैर तभी वहां पर पिन की प्रेग्नेंट बीवी आ जाती है और अब पिन को शेमन, उसके साथियों और अपनी बीवी की जगह काओ दिखने लगती है। तो पिन जो होता है वो शेमन के हाथ से उसके चाकू को छीनकर शेमन और उसके साथियों पर ही हमला करने लगता है। वो शेमन का गला काट देता है और फिर वो अपनी बीवी को भी उसी चाकू से बार बार स्टैब करके खत्म कर देता है। और जब तक पिन को होश आता है तब तक बहुत देर हो गई थी और अब खुद की जान बचाने के लिए पिन जो होता है वो खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि अब वो अपनी बीवी का खूनी बन चुका था और अब पुलिस उसके पीछे थी। और ये चीज बिल्कुल वैसे ही करी गई थी जैसे इन लोगों ने काओ के साथ किया था। तभी दूसरी ओर हम मी को अपने पिता के फ्यूनरल पर देखते हैं और हैम वहां पर नहीं था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, तो वो घर वापस लौट आया था। वहां फ्यूनरल पर हमको पता चलता है कि मी के पिता वही जज थे जिन्होंने काओ को डेथ पेनल्टी दी थी। जी हाँ, और हमको ये भी दिखाया जाता है कि मी के पिता का एक्सीडेंट काओ नहीं करवाया था, यानी कि यहाँ पर जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया वो उन सबको खत्म कर रही थी। तभी फ्यूनरल में सोम और फैंथम भी आ जाते हैं और वो मी को सारी बात बताते हैं कि किसी रीजन से काओ की वेंजफुल स्पिरिट उन सभी लोगों को टारगेट कर रही है जो कि उसकी मौत से जुड़े हुए हैं, लाइक वो जज, पिन, सम, फैंथम, हैम और वान। और वो स्पिरिट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। फिर वो मी को हैम के साथ सोम के घर पर मिलने के लिए कहता है और मी जल्दी से हैम को लेने घर चली जाती है। उधर काओ हैम को हॉन्ट कर रही थी और वो उसे पास्ट की मेमोरीज दिखा रही होती है, जिससे हमको ये भी पता चलता है कि पहले काओ एक नॉर्मल लड़की हुआ करती थी और हैम और काओ एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। लेकिन हैम की बहन वान नहीं चाहती थी कि हैम काओ से शादी करे और इसलिए ही हैम ने वान की बात मानकर बैंकॉक जाने का प्लान बना लिया। और असल में वान ने बैंकॉक में ही एक लड़की देखी हुई थी जिसके साथ हैम शादी करने वाला था और वान का कहना था कि वो काओ को उसकी शॉप पर काम करने के लिए बोल दे और समय के साथ काओ हैम को भूल जाएगी। लेकिन जब काओ को पता लगा कि हैम उसे छोड़कर अकेले ही बैंकॉक चला गया तो वो डिप्रेशन में चली गई और उसकी मेंटल स्टेबिलिटी खराब हो गई एंड शायद से वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मी ही थी जिसके साथ में हैम की शादी हो गई। खैर अब काओ की स्पिरिट हैम को बताती है कि उसने उसके साथ कितना गलत किया था और वो हैम को अपने इल्यूजन वाले ट्रैप में फंसा लेती है। और तभी वहां पर मी भी आ जाती है और काओ हैम को पदस कर लेती है और वो मी के पास जाती है, लेकिन मी उसको थप्पड़ मारती है और वो काओ से पूछने लगती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। और तभी हम देखते हैं कि काओ की स्पिरिट ने मी को भी इल्यूजन में फंसा लिया था और अचानक से मी जो होती है वो काओ के इल्यूजन से बाहर आती है। वो देखती है कि हैम तो अपने टेबल के पास बैठा था, लेकिन तभी अचानक घर की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और काओ हैम को खींचकर बाहर लेकर जाने लगती है। लेकिन मी एक सेक्रेड क्लॉथ को उठाकर डोर पर फेंक देती है और जो दरवाजे के साथ में चिपक जाता है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वो सेक्रेड क्लॉथ शायद से सोम ने मी को दिया होगा। इसके बाद में जल्दी से मी हैम को अपने साथ कार में बैठाकर सोम के घर ले जाने लगती है और वो हैम को सारी बात बताती है जो बात उसे सोम ने बताई थी कि काओ की स्पिरिट उन सभी लोगों को टारगेट कर रही है जिनका भी लिंक उसकी मौत से जुड़ा हुआ है, यानी कि वान भी खतरे में है। अब ये दोनों ही सोम के घर जाते हैं और वहां पर हैम काफी अजीब सा बर्ताव कर रहा था, जिसको देखकर सोम तुरंत ही बता देता है कि काओ की स्पिरिट ने हैम को भी पदस किया है और वो एक रिचुअल करता है और हैम को काओ के पोजीशन से बाहर निकाल देता है, जिस वजह से उसकी बॉडी पर सफेद स्पॉट्स आ गए थे। और जब मी उन स्पॉट्स के बारे में पूछती है तो सोम बताता है कि जब वो अपनी शक्तियां इस्तेमाल करता है तो उसकी बॉडी पर वो सफेद धब्बे आ जाते हैं। फिर इसके बाद वो हैम को अपनी केयर में रखता है और वो मी को बताता है कि उन्हें काओ की स्पिरिट को खत्म करने के लिए एक एंशिएंट एग्जीक्यूशन रिचुअल करना होगा, जिसमें अगर किसी व्यक्ति को मारा जाए और उस पर्सन की स्पिरिट वेंजफुल बन जाती है तो उस वेपन की हेल्प से उस व्यक्ति की वेंजफुल स्पिरिट को खत्म किया जा सकता है जिससे कि उस व्यक्ति को मारा गया हो। और काओ के केस में वो वेपन बुलेट्स थी और फैंथम ने ही पहले वो बुलेट्स उस पोल से निकाल ली थी और वो बुलेट्स एक प्रोटेक्शन का काम भी करने वाली हैं। फिर वो एक बुलेट मी को देता है और कहता है कि बाकी बुलेट्स वो बाद में इस्तेमाल करेगा। फिर इसके बाद मी जल्दी से वान के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है और हमको एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें वान हैम और मी की एंगेजमेंट के लिए वो रिंग्स दे रही थी, जो कि हैम ने काओ को उन दोनों की एंगेजमेंट पर पहनने का प्रॉमिस किया था। यानी कि जो रिंग्स काओ और हैम एक दूसरे को पहनाने वाले थे अब उसकी जगह पर मी वो पहनने वाली है, जिसको सुनकर यहाँ पर काओ पूरी तरह से टूट गई थी। और असल में यही वो पल था जिसके बाद से ही काओ ने अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को पूरी तरह खो दिया था। खैर अब मी जो होती है वो वान को वो बुलेट देती है और वो वान से ये पूछती है कि क्या उसने काओ का सारा सामान जला दिया, तो वान कहती है कि उसने सारा सामान जला दिया है, लेकिन वो काओ के घर नहीं गई है क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। फिर मी जल्दी से काओ के घर जाती है जो कि पास में ही था और वहां पर पुलिस आई हुई थी
क्योंकि किसी ने काओ के घर का सारा सामान जला दिया था। अब मी वहाँ पर जाती है तो उसको पता चलता है कि काओ के रूम का दरवाजा नहीं खुल रहा था, लेकिन जब मी वहाँ पर जाती है तो वो दरवाजा खुद पे खुद खुल जाता है और मी अंदर जाती है और ऐसी कोई चीज ढूंढने लगती है जो कि काओ को बहुत प्यारी हो, क्योंकि स्पिरिट्स अक्सर उन चीजों से जुड़ जाया करती है जो कि उनके बहुत करीब होती है या फिर प्यारी होती है। लेकिन मी को वहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं मिलती, लेकिन उसे वहाँ पर काओ और हेम की एक फोटो मिलती है और मी सारी बात समझ जाती है कि हेम ने काओ को धोखा दिया था, यानी कि अब तक मी को इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था और इसी वजह से वो हेम से बदला लेना चाह रही थी। खैर अब इसी वजह से मी वो पिक्चर जला देती है और इस वजह से काओ की स्पिरिट काफी नाराज हो गई थी, जिस वजह से वो खिड़कियां तोड़ने लगती है और फिर मी वहां से चली जाती है। अब दूसरी ओर वान की शॉप में हम पिन को देखते हैं जो कि भाग गया था और यहाँ पर आ गया था, जो कि पूरी ही शॉप को आग लगा रहा होता है और उसने वान को बांध कर रखा हुआ था। अब हमको यहाँ पर एक चीज पता लगती है कि पिन शॉप को आग इसलिए लगा रहा था क्योंकि पिन ने काओ के घर जाकर उसका सारा सामान जलाया था, लेकिन काओ अभी भी उसको हॉन्ट कर रही थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो काओ पिन के दिमाग में उसे कहती है कि अगर वो वान को जला देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी कि उसने यहाँ पर डबल क्रॉस किया और इसलिए पिन वान को ऊपर ले जाता है और वो वान को एक रूम में बंद कर देता है और खिड़की से काओ वान को देख रही थी। अब होता यह है कि वान के हाथ से वो स्पेशल प्रोटेक्टिव बुलेट गिर गई थी और वो बुलेट को उठाने लगती है, लेकिन काओ उसे बुलेट उठाने नहीं देती और वो वान को हॉन्ट करने लगती है। तो वान जल्दी से किसी तरह उठकर वहां से भागने लगती है, लेकिन काओ वान को उठाकर स्टेयर से नीचे फेंक देती है और वान की गर्दन टूट जाती है और वो वहीं पर खत्म हो गई थी। फिर पिन भी अपनी बेल्ट से फांसी लगाकर खुद को ही खत्म कर लेता है और जब तक मी वहां पर पहुंचती है तब तक काफी देर हो गई थी। भी मी जो होती है वो डर के मारे फैंथम और सोम के पास जाती है और सोम एक रिचुअल करता है और वो उन बुलेट्स को पिघलाकर नई बुलेट्स बनाता है और उन्हें अपनी पिस्टल में लोड कर लेता है। फिर इसके बाद सोम, फैंथम, मी और हेम जेल जाते हैं क्योंकि उन्हें वो एंशिएंट एग्जीक्यूशन रिचुअल सेम जगह पर करना था जहां पर काओ खत्म हुई थी, यानी कि एग्जीक्यूशन रूम के अंदर। मी अब हेम से सब सच पूछती है कि काओ वान के पीछे क्यों पड़ी हुई थी, तो हेम बताता है कि काओ की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, तो वान काओ को एक रूम में बंद कर दिया करती थी और उसी रूम के अंदर जिस रूम में पिन ने वान को बंद किया था, यानी कि वो सब कुछ वही कर रही थी जैसा उसके साथ करा गया। वो सबको वो एहसास करवाना चाहती थी जिन चीजों से वो गुजरी थी और वान काओ को काफी टॉर्चर भी किया करती, जो कि बहुत ही गलत बात थी, क्योंकि देखो अगर हेम इसके बारे में जानता था कि उसकी बहन वान क्या कर रही है तो उसको ऐसा कभी भी होने देना नहीं चाहिए था, बल्कि जिससे वो प्यार करता था उसके साथ ऐसा हो रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि हेम भी यहाँ पर उतना ही बड़ा कल्प्रिट था जितनी बड़ी कल्प्रिट वान यहाँ पर थी। और तभी हमको ये बात भी पता लगती है कि हेम ने मी को सारी बात सच नहीं बताई थी, लेकिन मी को पहले से ही सब कुछ पता था कि वो उसकी एक्स हुआ करती। अब इसके बाद वो सभी एग्जीक्यूशन रूम में जाते हैं और वो बुलेट्स वाली गन मी के पास थी। अब उस एग्जीक्यूशन रूम में जाकर सोम रिचुअल शुरू कर देता है और काओ भी उन सबको अपने इल्यूजन में ट्रैप कर रही थी और वो उन्हें ऐसा दिखा रही थी जैसे कि वो खुद पोल के साथ बंधी हुई है, लेकिन वो असल में मी थी जिसे फैंथम गोली मारने वाला था। लेकिन हेम उसे रोकने की कोशिश करता है बट गोली फिर भी चल जाती है और मी को कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि बुलेट मिस हो गई थी। लेकिन मी के रूप में काओ हेम के पास खड़ी हुई थी, जो कि हेम के हाथ में जो वेडिंग रिंग थी उसको देख रही होती है और बस सोम इस चीज को देखकर समझ जाता है कि वो खास और प्यारी चीज कुछ और नहीं, यही वेडिंग रिंग है जिससे कि काओ की स्पिरिट आज तक जुड़ी हुई थी। खैर अब हम देखते हैं कि काओ की स्पिरिट ने हेम को पोल के साथ बांध दिया था और हेम अपनी वेडिंग रिंग को निकालने की कोशिश करने लगता है क्योंकि उसकी स्पिरिट इसी से जुड़ी हुई थी। अब काओ की स्पिरिट हेम के सामने खड़ी थी तो फैंथम जो होता है वो काओ को उसी स्पेशल बुलेट से शूट करने लगता है, लेकिन इतने में ही हेम ने अपने रिंग को निकाल दिया था और रिंग नीचे गिर जाती है। बट तभी काओ की स्पिरिट को कुछ नहीं होता और वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और जोरों से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से सभी को बहुत दर्द हो रहा था। और अब काओ की स्पिरिट को रोकने के लिए फैंथम प्रे करने लगता है, लेकिन काओ की स्पिरिट फैंथम को चेन से बांध देती है। लेकिन फिर भी फैंथम प्रे करने की लगातार कोशिश कर रहा था और उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर सोम आ जाता है, लेकिन काओ की स्पिरिट बहुत ही ज्यादा वेंजफुल और शक्तिशाली हो गई थी, जिस वजह से सोम वीक पड़ जाता है और आखिर में काओ की स्पिरिट फैंथम को उस पोल के साथ बांध देती है और उसे शूट करके खत्म कर देती है। अब सोम उस रिंग को खत्म करने के लिए उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन काओ की स्पिरिट सोम को उठाकर दूर फेंक देती है, जिस वजह से सोम के मुंह से खून आने लगा था और उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए वो अपने खून से एक सिंबल बनाता है और वो काओ की स्पिरिट को अपनी ही बॉडी में ट्रैप करता है और वो मी को उस पर शूट करने के लिए कहता है क्योंकि बस यही एक रास्ता बचा था काओ की स्पिरिट को खत्म करने का। और मी भी सोम की बात मान लेती है, लेकिन सही समय रहते हेम खुद को पोल से आजाद करके अपनी वेडिंग रिंग को तोड़ देता है और काओ की स्पिरिट सोम की बॉडी से बाहर निकल आती है और तभी मी काओ की स्पिरिट को उन्हीं सेक्रेड बुलेट से शूट कर देती है और फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। अब ये सभी लोग जो होते हैं वो काओ की स्पिरिट के इल्यूजन से बाहर आ जाते हैं, लेकिन
फैंथम अब खत्म हो चुका था तो सोम जो होता है वो मी और हेम को वहां से जाने के लिए कहता है और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। खैर अब इसके बाद रास्ते में हेम जो होता है वो मी से कहता है कि वो काओ के लिए एक अच्छा इंसान बनेगा और हमेशा अच्छा ही काम करेगा ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। लेकिन तभी एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आता है कहानी में। तभी अचानक से उनकी कार एक बस से आकर टकरा जाती है और उनका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होता है जिसमें मी और हेम दोनों ही खत्म हो जाते हैं और हम मी के साथ में जो रिंग थी उस पर काओ का नाम ग्लो होता देखते हैं। यानी कि काओ के दिल के पास वो दोनों ही वेडिंग रिंग्स थी क्योंकि वो रिंग्स काओ अपनी वेडिंग पर अपने और हेम के हाथों में देखना चाहती थी। यानी कि एक रिंग के खत्म होने से कुछ भी नहीं हुआ, उन दोनों ही रिंग्स को खत्म करना पड़ता। लेकिन इस चीज को ये सारे के सारे लोग नहीं समझ पाए थे। यानी कि काओ की स्पिरिट अभी भी जिंदा थी और उनसे बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया। खैर इसके बाद हमें काओ की स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि मी और हेम की लाशों के पास बैठी थी और उसकी आंखें अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी क्योंकि उसका बदला पूरा हो गया था और अब उसके अंदर किसी के लिए कोई भी गुस्सा नहीं था। खैर अब मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि काओ और हेम खत्म होने के बाद दूसरी दुनिया में चले गए थे और जो वादा हेम इंसानी दुनिया में नहीं पूरा कर पाया था अब वो उस वादे को आफ्टर वर्ल्ड में पूरा कर रहा था। यानी कि वो उसके साथ अब वहीं पर हमेशा रहेगा और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी किंग काओ फिल्म की कहानी जो कि एक थाई सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जो कि रिसेंटली ही 2026 में रिलीज करी गई थी। और ये जो मूवी है वो रियल लाइफ लेजेंड किंग काओ से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। यानी कि सेकंड फीमेल इनमेट थी थाईलैंड के अंदर जिसको फायरिंग स्क्वाड ने एग्जीक्यूट किया था। मतलब कि ये जो पूरा का पूरा केस इसके अंदर दिखाया गया था कि बच्चे को किडनैप करा गया या फिर जो कुछ भी हुआ था वो बिल्कुल रियल में हुआ था। और ये लड़की जो थी वो एंड तक बोलती रही थी कि वो इनोसेंट है, उसने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। उसको ही एक सुपरनैचुरल और हॉरर एंगल देखकर इस फिल्म को बनाया गया है। तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी चीजें आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी हैं, सब कुछ समझाती हैं। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब आपको जल्दी से जल्दी दे दूंगा। और अगर आपने अभी तक काफिर 2 फिल्म को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, वो भी काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है। उसके अंदर सोल वर्ल्ड दिखाया गया है, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को हाइप करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में ही स्वाइप करोगे तो आपको हाइप बटन दिखाई देगा। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए